कि अगर एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ पाकिस्तान नहीं चला सकता, तो क्या मदरसा छाप या मदरसे के पढ़े हुए लोग क्या पाकिस्तान को चला सकेंगे? अब देखिए कि अगर ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट इमरान खान इस मुल्क को नहीं चला पाया, जिसको एक्सपोज़र भी था दुनिया का, चीज़ों को नहीं समझ आया था, इस्लामिस्ट उसको रिप्लेस कर पाएँगे और वो क्या इस मुल्क की हालत बिगाड़ देंगे। क्योंकि यहाँ पे सियासी जमातें जो हैं, वो उनको मज़हब बेचना पड़ रहा है। अब अगर इस तरह इस्लाम पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स होगी और मेजॉरिटी यूथ क्योंकि अनपढ़ है, उनको चीज़ों की समझ नहीं है, तो ये क्या सिचुएशन होगी यहाँ पे? पाकिस्तान को मत बेचें, पाकिस्तान पे रहम करें। 3 साल से दवाई, गंदम और चीनी वालों को लूट मार की इजाजत दी गई है और भारत किस तरह से इसराइल से मिलकर पाकिस्तान की और हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जासूसी कराता रहा। पाकिस्तान चीन ताल्लुकात पर अमरीकी दबाव और पहली कौमी सलामती पॉलिसी, इन तमाम मामलात पर हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे नजर आए हैं। अच्छा, दिफाई और खारिजा पॉलिसी के हवाले से आप इस साल को कैसे देखते हैं? देखिए, खारजा पॉलिसी के लिहाज से बाज़ कामयाबियां हैं, जिसमें कि आपने जैसे जिक्र किया कि अफगान सोल्यूशन हमारा जो हमने उसमें एक रोल अदा किया, वो बड़ा पॉजिटिव था और बड़ा कामयाब रहा। उसके अलावा आप देखिए कि हमने ये OIC कॉन्फ्रेंस भी करवाई और अफगानिस्तान के जो इश्यूज हैं उनको बड़ा इफेक्टिवली हम दुनिया के सामने रखने में कामयाब हुए। ये बाद लोग कहते हैं कि वो हमें उसमें कोई जरूरत नहीं थी कि हम उनकी नुमाइंदगी करते, लेकिन नुमाइंदगी की जरूरत इसलिए थी कि अफगानिस्तान अगर डिस्टेबलाइज रहता है तो उसका पाकिस्तान को खमियाजा भुगतना होगा। तो इसलिए हमारी ये अपनी जरूरत है कि अफगानिस्तान को किसी न किसी तरह स्टेबलाइज किया जाए, लिहाजा हम उनके कॉज को उनको पूरी तरह एडवोकेट करते रहें। तो ये हमारी एक थी। फिर ये कोविड की वजह से करतारपुर का जो था हमारी अचीवमेंट, वो काफी बंद रखना पड़ा और किया। उसमें भारत खुश था कि ये कर रहे इसी तरह, लेकिन हमने गुडविल मेंटेन की और दोबारा उसको फाल किया, करतारपुर कॉरिडोर खुल गया। ये हमारे लिए काफी मैं समझता हूँ कि एक अच्छा जेस्चर था। कश्मीर के मामले में हमारी पॉलिसी कोई अच्छी नहीं रही, क्योंकि कश्मीर का किस्सा जो है वो हम उसको दुनिया में सामने लाने में कामयाब नहीं रहे। उस पे हमने वो सफारतकारी नहीं की जिसकी जरूरत थी और नतीजा ये अच्छा, सॉरी मैं जनरल साहब की बात काट रही हूँ। कश्मीर के हवाले से आप कह रहे हैं कि आप इतने सेटिस्फाइड नहीं हैं जो सिफारतकारी या कश्मीर के मामले में इस हुकूमत ने अच्छा परफॉर्म किया हो, लेकिन अगर हम इस हुकूमत की बात करें तो ये हुकूमत हमेशा कश्मीर के हवाले से क्रेडिट लेती दिखाई देती है और अक्सर ये कहते दिखाई देते हैं जो पुराने जो हुकूमतें थी, पुराने वज़ीर आज़म थे, उन्होंने तो कश्मीर पर हमेशा बात ही नहीं की। लेकिन इमरान खान से पहले वज़ीर आज़म है जिन्होंने आलमी सतह पर कश्मीर के मसले के हवाले से बात की, खुलकर इसको हाईलाइट किया। अभी मतलब क्या फ्लॉज रह गए हैं जिनको फिक्स करना जरूरी है आपके मुताबिक? यहाँ पे एक जो इशू है वो ये है कि जब आर्टिकल 370 इन्होंने एब्रोगेट किया, वो एक यूनाइटेड नेशन के अपने चार्टर की और उनकी जो रेजोल्यूशन थी उसकी खिलाफ वर्जी थी। हमें वो अपॉर्चुनिटी यूज करके हमने सफारतकारी करनी थी कि दुनिया में हम अपने डेलीगेशन वगैरह भेजते और कोशिश करते कि आलमी राय जो है उस स्टेज के ऊपर उसको मुतहर्रिक किया जाता आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के खिलाफ, लेकिन वो हुआ नहीं। नतीजा ये कि आज हम तकरीबन एक स्टैग्नेंट पोजीशन पे खड़े हैं और कश्मीर के मामले में कोई पेशरफ्त हुई नहीं। तो 2 साल इसमें जाया हो गए। ये होना चाहिए था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हम पेशरफ्त करते। हमने उसको एक फेट कंपनी के तौर पे तस्लीम करके छोड़ दिया और अभी दुनिया भी उसको भूल गई। तो वो आर्टिकल 370 का किस्सा जो है हमारे हाथ से निकल चुका है। तो ये नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि फॉरेन पॉलिसी में हमारी एक कमजोरी रही और हम इसमें कामयाब ना हो सके। दूसरी तरफ यह है कि हमने इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल कराई। ये मैं समझता हूँ कि एक टेररिज्म को कंट्रोल करना, ये अफगानिस्तान के इशू से रिलेटेड थी चीजें और नतीजा ये है कि आप इस मामले में काफी हद तक कामयाब रहे। इंटरनेशनल गेम्स वगैरह यहाँ पे रिवाइव हुई। इसका मतलब ये है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी में दूसरों के साथ मामला ठीक चल रहे हैं और लोग आना चाह रहे हैं। अभी आपको कई इंडिकेशंस ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह दोबारा दे रहे हैं कि हम आएंगे पाकिस्तान। तो ये भी एक अचीवमेंट है कि आपने इन मैदान दोबारा अपनी पॉलिसी की वजह से दोबारा उनको बहाल किया। तो इस तरह एक मिक्स बैग है जहाँ पे कुछ अच्छी है, कुछ कमजोरियां भी हैं, कुछ अचीवमेंट्स हैं, कुछ लॉसेस हैं, ऐसे ही।
ठीक है जी। अच्छा रजा, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ, जना साहब को भी सुना। रजा, आपके मुताबिक हुकूमत का इस साल के सबसे अच्छे काम या कारनामे क्या रहे? और जो तनकीद होती रही इमरान खान साहब की हुकूमत पे, खासतौर पे सबसे ज़्यादा तनकीद महंगाई की वजह से हुई है, तो और हुकूमत की फिर इस पर दलील ये जी कि पिछली हुकूमतों की जो करप्शन है और कर्जों की वजह से मुल्क का ये हाल है, और महंगाई की जो पूरी जिम्मेदारी है वो साबिका हुकूमत पर डाल देती है। आप इससे एग्री करते हैं, इतफाक करते हैं? देखिए, पहले तो आपने कारनामों का जिक्र किया। देखिए, वो तो कारनामे तो बड़े कम हैं, और जाहिर बात है अगर आप हुकूमत की स्पिन डॉक्टरिंग पे जाएं तो फिर तो बहुत कुछ किया है। अगर मारूजी तौर पे देखें तो इतना कुछ अचीव नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली जो उम्मीदें थी लोगों को, खसूसन पीटीआई के जो बड़े शदीद किस्म के सपोर्टर्स भी थे, वो भी मायूस हुए हैं। आपने जिक्र किया अपने इब्तदाइये में सेहत कार्ड का अच्छा एक उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया है, उसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात भी हैं। उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके मसाइल भी सामने आएंगे। कुछ लोगों का ये कहना है कि प्राइवेट सेक्टर को फ़ायदा दिया जा रहा है। बहरहाल एहसास प्रोग्राम को वसी किया गया, और कोविड के दौरान जिस तरह से गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो उन्होंने NCOC जो प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, जो फोरम बनाया हुआ है, उनकी कारकर्दगी काफ़ी अच्छी रही है। वैक्सीनेशन रेट्स भी हाई हैं। बहुत सारे और तरक्की पजीर ममालिक से हम आगे हैं। कुछ उसमें फ़ायदा तो ये है कि हमें बहुत सारी सपोर्ट भी मिली है, चाइना से भी मिली है और ममालिक से भी मिली है। लेकिन कुछ ये कि इस तरह का हाई लेवल फोरम जो होता है जिसकी डेली मॉनिटरिंग करते हैं, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी वबा से पाकिस्तानियों को बड़ी हद तक प्रोटेक्ट किया है। तो उस सिलसिले में तो बिल्कुल उनको क्रेडिट मिलना चाहिए। लेकिन असल बात यह कि अवाम जो है, आम आदमी जो है, उसके लिए 2 या 3 अहम फैक्टर्स होते हैं। आपके भी इल्म में ही है। पहली तो चीज ये है कि उनकी महंगाई का क्या आलम है पाकिस्तान में इस वक्त, इस खित्ते में, और दुनिया में बराह रास्त मुतासिर होते हैं। बिल्कुल। तो इसमें यहाँ पे महंगाई की जो एवरेज हरा है वो 11.5% है, और जो खुद ये हुकूमती आदादोशुमार हैं और सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, यानी कि वो अशिया जो कि रोज़मर्रा की ज़रूरत की होती हैं, जो कि हर कोई कहता है, वो 20% तक उनकी कीमतें बढ़ी हैं। ये सरकारी तौर पर। आप मार्केट में जाएं तो वो 30%, 40%। दवाइयों की कीमतें देखें तो इस पे लोगों को बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा, खुसूसन फिक्स सैलरी वाले लोग और जो गरीब तबका है हमारा, वो उनकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हुई है। दूसरी चीज़ होती है रोज़गार तब फलता फूलता है जब आपके यहाँ सरमायाकारी हो, नए कारखाने लगे, बिजनेस एक्सपैंड हो। यहाँ पे शरह तरक्की जो है वो सुकड़ी है 2018 ऑनवर्ड्स। अभी कुछ इस साल बेहतर हुई है, लेकिन सरमायाकारी उस तरह से नहीं हो रही। और अगर आप देखें आदादोशुमार, तो जो फी कस आमदनी होती है जिसे अंग्रेजी में GDP पर कैपिटा कहते हैं कौमी लेवल पर, वो तो 40% कम हुई है पिछले 3 साल में, और इस साल भी उसमें थोड़ी सी कमी वो हुई है। पहले 2 सालों में ज्यादा हुई है कोविड के दौरान, उससे पहले भी साल में भी। तो आम आदमी का जो इस वक्त है मसला बड़ा संगीन है। रोजगार हो, चाहे महंगाई हो, चाहे माशी जो तकलीफ हो, और अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट के पास इस वक्त कोई चारा भी नहीं है। उनको दोबारा IMF के पास जाना पड़ा, इसलिए मिनी बजट भी पास हुआ है, सेल्स टैक्स लग गया कुछ अशिया के ऊपर, और मिसमैनेजमेंट भी हुई है। देखिए इस साल फिर से सेक्रेटरी फाइनेंस को बदला गया। इसी तरह आपने देखा कि 7 चेयरमैन FBR के बदले गए 3 साल में, 3 मुशीर खजाना आए हैं। अब ये इससे आपकी कोई पॉलिसी में ना वो इस्तेकाम नहीं आता। तो ये मैनेजमेंट के भी मसाइल होते हैं, और जो आप देखा विरसे में बिल्कुल। और इससे ये भी होता है कि मैं अक्सर कहती हूँ कि जिसको तब्दील किया जाता है और जो आता है, जो आने वाला होता है, वो भी कॉन्फिडेंट नहीं रहता। उसको भी शायद ये होता है कि मेरे पास ये कुर्सी कब तक है, मुझे कब तब्दील कर दिया जाएगा।